आप देख रहे हैं एवी न्यूज। जनता का सवाल और पुलिस का जवाब, क्या था झूठ और क्या है सच्चाई, इसका फैसला करेंगे आप। एवी न्यूज करेगा सवाल, थाना प्रभारी देंगे जवाब। नमस्कार, मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एवी न्यूज। दिनांक 30 सितंबर 2022 को लखनऊ विधानसभा के सिविल अस्पताल लखनऊ में हुई विक्की कहार की हत्या के बाद लगातार पुलिस और पब्लिक के बीच में जैसे दरार सी आ गई है। लगातार चर्चाओं का दौर से बाजार गर्म है। कहीं ना कहीं पुलिस की छवि भी इसमें डैमेज हुई है। शायद इसी डैमेज कंट्रोल के लिए आज हम यहाँ उस पूरी पड़ताल को लेकर लखनऊ थाने पहुंचे हैं। आपको बता दें 29 और 30 सितंबर की दरमियानी रात करीब 10:30 बजे विक्की कहार की हत्या हुई है। सुबह 30 सितंबर को उसका शव संदिग्ध अवस्था में अस्पताल की छत में पाया गया है। लगातार चर्चाओं में यह आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध है। सारे वो सवाल जो शहरवासी और क्षेत्रवासी जानना चाहते हैं, हमारे माध्यम से आज लखनऊ टीआई मनोज गुप्ता से जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया गया है, ऐसे क्या कारण थे कि 20 दिन लगे, एसआईटी का गठन कैसे हुआ, वो दो संभ्रांत परिवार का आखिर नाम पुलिस अन्वेषण में या पुलिस की जांच में क्यों नहीं है, और वो सारे अनसुलझे सवाल जो हम शहरवासियों से हमने बताने का प्रयास किया है और जो हमसे छूट गए हैं, वो सारे सवाल हम आपसे सर के माध्यम से जानना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं 30 तारीख से लेकर अब तक की जो घटनाक्रम की जो आपकी कार्रवाई है, वो सारी चीजें हम एक बार फिर से आपसे समझने का प्रयास करेंगे। दिनांक 30 सितंबर 2022 को जब प्रातः सिविल अस्पताल लखनऊ के डॉक्टर श्री सोलंकी के द्वारा जब पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि वहां छत पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है, तो पुलिस स्टाफ द्वारा मौके पर जाकर देखा गया। तो वहीं पर जब शव का परीक्षण किया गया तो वहां आउटसोर्सिंग पे काम करने वाले हॉस्पिटल में विक्की कहार का शव था। उसकी जब शव पंचनामा में कार्रवाई की गई, तो उस कार्रवाई के दौरान हमने एफएसएल टीम जो हमारी एफएसएल टीम और जो वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं डॉग स्क्वाड, वो उस टीम को बुलाया गया और उसके पश्चात फिर अनुसंधान जारी रहा। उस अनुसंधान के प्रक्रम में पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा, एसडीपी सर के द्वारा, जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी से, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे मेल नर्स हो, फीमेल नर्स हो, लैब टेक्नीशियन हो, इवन दो कि जो पीछे काम चल रहा है लेबर्स का, उनके भी स्टेटमेंट लिए गए। जो आपका प्रश्न था कि इन 20 दिनों में 20-21 दिन क्यों लग गए, जो हम चेन ऑफ एविडेंस है वो हम कलेक्ट कर रहे थे, साइंटिफिक एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे थे, तब जाकर हम किसी कॉन्क्रीट डिसीजन पे पहुंचे। तब हमने उस संतोष ध्रुवे जो कि वहीं हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड के तौर पे तैनात था, उसके और विक्की के बीच में कुछ प्रतिद्वंदिता होने का, आपसी दुश्मनी होने के कारण ये घटना घटित हुई। और जब हमारे पास पर्याप्त एविडेंस आ गया, तब हमने उसको इस मामले में आरोपी बनाया है। सर, सबसे पहले ये सवाल है, चूंकि ये चर्चा थी, आपके माध्यम से भी हमने सुना है और ये प्रैक्टिकल भी है, चूंकि जब इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस का, तो घटना के दिन करीब 3-4 घंटे बाद लाश उठी है। चूंकि परिजनों ने नेशनल हाईवे क्रमांक 44 में चक्काजाम भी किया था। इस दौरान क्या कुछ जांचें प्रभावित हुई हैं? क्या स्नीपर डॉग से कोई चीज छूट गई है? क्या लगता है आपको? जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो पुलिस से पहले वहाँ पर जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, डॉक्टर से लेकर जो भी सुरक्षा गार्ड थे और लैब टेक्नीशियंस या और भी लोग थे, वो वहाँ पर पहले ही पहुँच चुके थे। रही बात 3-4 घंटे बाद शव को वहाँ से उठाया जाना, क्योंकि उस वक्त ज़िले में हमारी एफएसएल टीम, फॉरेंसिक साइंस जो टीम थी वो नहीं थी, उसको छिंदवाड़ा से आने में विलम्ब हुआ। फिर स्नाइपर डॉग था, उसको भी छिंदवाड़ा से आने में विलम्ब हुआ। इस वजह से शायद मृतक के परिजन या जो स्थानीय लोग थे उनको लगा कि विलम्ब हो रहा, और जिसकी आक्रोशित होकर उन्होंने नेशनल हाईवे जाम किया था। अब सवाल यहीं से मैं प्रारंभ करना चाहूँगा सर, चूंकि लोगों का ये भ्रम है, लखनऊ की पब्लिक ये जानना चाहती है, चूंकि स्नीपर डॉग आया था वहाँ हत्या का, जिसको आपने आरोपित बनाया है, और हत्या का आरोपित जब बना है तो स्नीपर डॉग ने वहाँ उसको तुरंत क्यों नहीं पकड़ा? ऐसा लोगों का मत है। क्या इसमें आपका ओपिनियन? मैंने जैसा कहा कि पुलिस के पहुंचने से पहले और स्नाइपर डॉग के पहुंचने से पहले ही उस जो घटना स्थल है उसको काफ़ी लोगों ने डिस्टर्ब कर चुका था। वहाँ बहुत से लोगों का आना जाना हो चुका था, जिसके कारण से स्नाइपर डॉग को वो स्मेल आरोपी तक पहुंचने की नहीं मिल पाई।
इस वजह से उस दिनांक को स्नाइपर डॉग की मदद से हमें आरोपी तक पहुंचने में मदद नहीं मिली। सर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि एक सवाल ये पैदा हुआ था कि चूंकि सीसीटीवी फुटेज की बात आ रही थी कि डीवीआर पुलिस ने जब्त नहीं की है, चूंकि अस्पताल का मामला है और डीवीआर जब्त करने में पुलिस ने बहुत देरी की है, और पुलिस पर ये भी आरोप लगे हैं चूंकि सीसीटीवी कैमरे की प्रॉपर तरीके से जांच नहीं होने की वजह से पुलिस ने विलंब किया है। क्या इसमें आपका कहना चाहेंगे? नहीं, सीसीटीवी फुटेज जिस घटना दिनांक से ही हमने प्रॉपर चेक किया है और उसमें फुटेज सारे जब्त हैं। इवन की घटना दिनांक से एक दिन पूर्व से लेकर घटना दिनांक के सुबह 7 बजे तक के हमारे पास पूरे फुटेज जब्त है, और उसमें हमारे द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया और आज भी किया जा रहा है इसमें, और इसमें किसी भी प्रकार के लैप्सेस नहीं हुए हैं। अभी डीवीआर की बात आई थी, उस दिन प्रेस वार्ता में भी चर्चा हुई थी। आपसे हम मुखरता से जानना चाहेंगे, क्योंकि उस रूम की जो सीसीटीवी फुटेज कंट्रोल रूम है उसको सीलिंग करने की बात आई थी। आखिर क्या वजह थी कि उसको सीलिंग नहीं कर पाए, या सीलिंग करने के बाद एक वीडियो जो वायरल हुआ वो उसमें किसका उसकी लापरवाही हो सकती है? क्योंकि सीसीटीवी जहाँ पर कैमरा इंस्टॉल है वहाँ पर सीसीटीवी डीवीआर इंस्टॉल है, वहाँ पर पुलिस के अलावा हमने जो लोकल स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, हमने उसकी भी मदद ली थी। हमारे पास कोई ऐसी एक्सपर्ट टीम नहीं है जो इस तरह से फुटेज कवर कर रहे हैं, इसलिए हमने उनकी मदद से ये फुटेज को जब्त किया गया था। रही बात मार्केट में पब्लिक डोमेन में वो फुटेज कैसे आया, इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें पुलिस के अलावा हॉस्पिटल स्टाफ भी उस फुटेज को लगातार देख रहा था और उसको देखने में हमारी मदद कर रहा था। सर आपसे अब ये जानना चाहेंगे, चूंकि शहर में चर्चा है और बात डीवीआर की पहुंची है, सीसीटीवी फुटेज की बात पहुंची है, तो सीसीटीवी फुटेज में जो दो परिवार, शहर के जो संभ्रांत परिवार जो दिख रहे हैं, एक लड़का एक लड़की, नाम नहीं लेना चाहिए, तो उसमें क्या लगता है पुलिस के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं, शहर की जनता सहित एक संगठन, महिला संगठन की बात करें, एक पार्टी की बात करें, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव आपके ऊपर आया है या लेन देन हुआ है। क्या इस आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इस स्पेसिफिक आरोप के बारे में बस इतना ही बता पाऊंगा कि जो उस फुटेज के बारे में हमने उस फुटेज का एनालिसिस किया और लगातार जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेटमेंट लिया, एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर, उसके एक पुरुष मित्र हैं जो उस दिन मिलने आए थे। लेकिन वो उनका मिलना आना लगभग रात को 1:30 बजे था, और जिस तरह से पीएम रिपोर्ट के हिसाब से मृतक व्यक्ति की मृत्यु लगभग 10:30 से 11 के बीच हो चुकी थी। अर्थात ये हुआ कि वो जब अपने महिला मित्र से वो पुरुष मिलने आया तब तक घटना हो चुकी थी, और पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं भी इस तरह का हमें एविडेंस नहीं प्राप्त हुआ है कि उस महिला डॉक्टर या पुरुष, उसके पुरुष साथी के भी कोई उसमें संलिप्तता है। हालांकि अभी भी इस एंगल पे विवेचना की जा रही है, हम इस बात को अभी भी पूर्णतः रूल आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक जो हमारे पास एविडेंस है उसमें उनकी संलिप्तता नहीं पाई जा रही। पुलिस इंटरोगेशन में चाहे पीड़ित परिवार की बात कर लें, चाहे आरोपित की बात कर लें, पुलिस इंटरोगेशन में आपके ऊपर ये आरोप लगा है, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि आपने एक आरोपित पर्टिकुलर व्यक्ति जो किसी वर्ग विशेष से बिलोंग करता है, आपने उसको टॉर्चर करने के हिसाब से पूरा इन्वेस्टिगेशन फोकस किया है और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया है। क्या उसमें आप कहना चाहेंगे? ये बात बेमानी है कि कोई वर्ग विशेष को लेकर पुलिस ने किसी को आरोपी बनाया है। जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा कोई भी बात नहीं रहता कि हम किसी वर्ग विशेष को लेकर टारगेट करते हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस आता है हम उस आधार पर काम करते हैं, और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसमें जो अभी तक हमने एविडेंस कलेक्ट किया उसमें संतोष दुर्वे आरोपी है, उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य था, इसलिए हमने उसे आरोपी बनाया। इसलिए यह कहना थोड़ा सा अव्यवहारिक होगा कि हम किसी जात विशेष या धर्म विशेष को देखकर किसी को आरोपी बनाते हैं। ठीक है, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, पुलिस इंटरोगेशन के दौरान पीड़ित परिवार, आरोपित परिवार के परिजनों ने थाने में हंगामा भी किया था, शहर ने उसका पूरा साथ दिया, कैंडल मार्च निकाले। लोगों का ये आरोप था कि पीड़ित आरोपित परिवार के जो व्यक्ति विशेष है, जो संतोष दुर्वे है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान मारपीट हुई है। इसमें आपका क्या कहना है? पूछताछ तो हुई है, लगातार पूछताछ हुई है उससे, लेकिन हमने साइंटिफिक तरीके से उससे पूछताछ की गई। कोई भी फिजिकल असॉल्ट उसके विरुद्ध या मारपीट हमारे द्वारा नहीं की गई। और जब ऐसा था तो हमने जब न्यायालय के सामने, माननीय न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत किया तो उसका पर्याप्त मेडिकल कराया गया। जब उसके परिजन या जो वकील ग्रुप की टीम थी, उन्होंने भी कहा था कि सिविल अस्पताल से ना करा के उसका कहीं और से मेडिकल कराया जाए, तो हमने उसका और दूसरे हॉस्पिटल से मेडिकल कराया, फिर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने भी उससे पूछताछ की उसके स्वास्थ्य के बारे में। उसके बाद फिर
जेल दाखिल हुआ है, अर्थात पूरे मामले में कहना है कि उसके साथ हमारे द्वारा या पुलिस के द्वारा कोई भी मारपीट नहीं की गई। सवाल ये भी उठता है, चूंकि आरोप ये भी लग रहे हैं पुलिस पर कि चूंकि मामला सिविल अस्पताल का है, सिविल अस्पताल में किसी कर्मचारी का शव मिलना संदेहास्पद है। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए न्यायिक दृष्टि से या पत्रकारों की दृष्टि से या आम तौर की दृष्टि से देखा जाए कि पुलिस ने कहीं ना कहीं विभाग को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, या वरिष्ठ अधिकारियों से, विभाग जो चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से उनसे संपर्क करके संबंधित स्टाफ को यहाँ से वहाँ कराने की कोशिश या कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसमें? संबंधित स्टाफ की क्या ट्रांसफर की? हाँ, ट्रांसफर की बात हो या फिर पीएम को लेकर बात करें, चूंकि मामला संदिग्ध था, कहीं ना कहीं रेलिवेंसी हो सकती थी कि बीएमओ की रेलिवेंसी उसमें हो सकती थी, या डॉक्टर जो पीएम किया है, चूंकि मारने वाला भी उसी अस्पताल का था और जो आरोपित है वो भी उसी अस्पताल का था, तो कहीं ना कहीं ये लगता है लोगों को कि पुलिस ने इसमें लापरवाही की है। नहीं, जो मृतक विक्की का जो पीएम हुआ है वो एक डॉक्टर्स की टीम द्वारा किया गया है, कोई एक डॉक्टर ने नहीं किया, उसकी डॉक्टर्स की टीम के द्वारा किया गया। रही बात ऑफिस हॉस्पिटल के स्टाफ के ट्रांसफ़र की या उनकी पोस्टिंग को लेकर, वो हमारे दायरे क्षेत्र से बाहर है, ना ही हमारे इन्वेस्टिगेशन में वो पार्ट है। लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा कोई भी चीज़ को या किसी भी इंट्रोगेशन में पीछे नहीं छोड़ा है या पीछे नहीं हटे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, मैंने जैसा पहले भी कहा, चाहे मेडिकल स्टाफ और भी लोग हों, हमने सभी से इंट्रोगेट किया है। अब चूंकि अब सवाल ये भी उठता है कि घटना 30 तारीख की है, करीब 17 दिन बीत जाने के बाद जब लखनऊ शहर पूरा आक्रोशित हुआ, हमारे मिशन अस्पताल के सामने टेंट लगाकर विरोध किया गया, उसके बाद ऐसा आरोप है, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा आरोप जनता लगाती है कि लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आनंद फानंद में 24 घंटे से लेकर 36 घंटे में खुलासा कर दिया है। इसमें क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं पहले भी कहता रहा कि हमारे पास संदेह था, लेकिन हम उसको यकीन में बदलना चाहते थे। ये एकमात्र संयोग ही होगा कि शहर में जिस आप आंदोलन की बात कर रहे हैं और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हमने उस दिन भी कहा था जब वहाँ बैठे थे लोग कि हमारे पास पर्याप्त संदेह के कारण पर्याप्त है, और हम उसको जब एविडेंस, हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस आ जाएगा तब हम उसे पर्याप्त अरेस्टिंग दिखाएंगे, और वो हम उसी लाइन पे चल रहे थे। अब चूंकि आरोपित के परिजनों ने ये भी एक आरोप लगाया था कि लगातार मारपीट करने के कारण वो वहाँ फिजिकली थोड़ा कमजोर हुआ था, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि परिजनों ने ये आरोप लगाया कि उसके मार के उस चीज़ को रियलाइज कराया गया कि भाई तू बोल, अगर आप नहीं बोलोगे तो हमारी नौकरी खतरे में जाएगी, या आप नहीं बोलोगे तो किसी का भी नाम ले लो। तो क्या लगता है कि पुलिस को कोई आरोपित नहीं मिल रहा था या क्या? ऐसा कुछ ये कहना गलत है कि पुलिस ने ऐसा उन पर दबाव डाला और असॉल्ट करके कहा। अब अगर ऐसा है तो अभी भी उसके पास पूरा न्यायालय प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वो न्यायालय में भी अपनी बात कह सकता है। अगर उसको पुलिस ने मारपीट किया या कुछ किया, जैसा कि आप आरोप या और लोग आरोप लगा रहे हैं, तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और अभी उसके पास कानूनी पूरी सुविधा और उपयोग कर सकता है कानूनी प्रक्रिया को, और न्यायालय में जाकर जब उसके स्टेटमेंट होंगे तो अपना बता सकता है। अब अंतिम 2-3 प्रश्न और रह जाते हैं, चूंकि अब SIT को लेकर एक चर्चा हो रही है। लगातार एक संगठन है, एक पार्टी है जो लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि SIT का गठन करीब घटना से 1 महीने 10 दिन बाद हुआ है। ऐसा उन लोगों का आरोप ये भी है कि SIT का गठन में जिले की पुलिस क्यों, बाहर की पुलिस क्यों नहीं? क्या इसमें कहना चाहेंगे? एक आरोप उसमें ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि चूंकि पुलिस अधीक्षक ने पूरा ओरली या मौखिक आदेश दिया है, इसमें क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, जहाँ तक SIT के गठन का सवाल है तो पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी द्वारा दिनांक 21/10 को 21 अक्टूबर को, मतलब घटना दिनांक से 21 दिन बाद SIT का गठन कर दिया गया। SIT के गठन में जो एडिशनल SP हैं श्री श्याम कुमार मरावी जी, उनके नेतृत्व में थाने के स्टाफ नहीं है, लखनऊ थाने के स्टाफ नहीं, उनके नेतृत्व में 2 DSP सर हैं और बाकी TI साहब लोग हैं जो उस SIT का नेतृत्व कर रहे हैं, SIT में हैं, जिसका नेतृत्व श्री एडिशनल SP श्री श्याम कुमार मरावी द्वारा किया जा रहा है। देरी तो नहीं हुई है, जब ऐसा वरिष्ठ अधिकारियों को लगा कि इन्वेस्टिगेशन एक ग्रुप से या SIT से कराया जाना चाहिए, तब SP सर द्वारा उसका गठन किया गया है। SIT टीम में जिस तरीके के जिस वर्ग के अधिकारियों को जोड़ा गया है, क्या लगता है कि इससे सामने आरोपित परिवार को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है या फिर पुलिस अधीक्षक की मंशा थी? नहीं, मैं इस बिंदु पे बस ये कहना चाहूँगा, पुलिस कभी भी इन्वेस्टिगेशन करती है, हम अपनी नौकरी करते हैं तो कोई वर्ग विशेष को ध्यान में नहीं करते। हमारा काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर और वैज्ञानिक ढंग से हो। इसलिए अगर SIT में कोई वर्ग विशेष के अधिकारीगण शामिल है या कहना चाह रहे हैं तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर होने के नाते बिल्कुल कह सकता हूँ कि ऐसी मंशा कभी नहीं रहती है कि एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए वर्ग विशेष के अधिकारी रखे गए। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि SIT का गठन हो चुका है, लोगों में भ्रम है कि SIT की टीम
जब गठन कर रही है तो चूंकि सारा इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो है, जो विवेचना की डायरी आपकी जिसे कहा जाता है कानूनी भाषा में, वो डायरी आपके पास है, आप उसको प्रभावित कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है, लगातार उसके विरोध में 17 तारीख को प्रदर्शन भी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि एसआईटी के गठन के बाद क्या कोई टीम का कोई अधिकारी थाने में आया है या कुछ ऐसा हुआ है कि थाने में कोई उसका पार्ट रह गया है? नहीं, जब से एसआईटी का गठन हुआ तो इस प्रकरण की डायरी एडिशनल एसपी श्री श्याम कुमार मरावी के नेतृत्व में जो हमारे और सीनियर अधिकारी हैं जो उस एसआईटी में हैं, डायरी उनके पास है और उनके द्वारा लखनऊ में आकर, रेस्ट हाउस में आकर या जो भी उनकी सुविधाजनक स्थान है वहाँ पर आके उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया। थाने की किसी भी अधिकारी कर्मचारियों का उस एसआईटी की टीम में हस्तक्षेप या दखलंदाजी या संलग्न नहीं है और ना ही हमसे किसी प्रकार का उनसे सहयोग मांगा जा रहा है। वो अपने स्वतंत्र हैं और वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर रहे हैं। थाने का किसी भी कर्मचारी अधिकारी वहाँ नहीं जाता है या उनका भी अभी तक थाने इस विवेचना के प्रक्रम में आना नहीं हुआ है। तो ये पूरी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे थे चूँकि लखनऊ शहर की जनता ने विक्की कहार हत्याकांड को बहुत नज़दीक से देखा है और चाहे बात पीड़ित परिवार की हो या आरोपित परिवार की, कहीं ना कहीं लोगों की संवेदनाएं दोनों परिवार से जुड़ी हुई हैं। चूँकि मामला हत्याकांड का है, पुलिस विवेचना में ये सारी बातें आती हैं और स्वाभाविक सी बात भी है कि कहीं ना कहीं पुलिस जब जनता से रूबरू ना हो या प्रेस के माध्यम से, पब्लिक से एक कोऑर्डिनेशन ना बनाए तो ऐसी बातें आती हैं। आज उन्हीं सब बातों को लेकर हम थाना प्रभारी मनोज गुप्ता से मिले थे। संभवतः लखनऊ की जनता के सारे वो सवाल जो हमने मनोज गुप्ता जी से जानने का प्रयास किया है हल हो चुके होंगे। कुछ और अगर सवाल रह जाते तो हम एक बार फिर उनसे रूबरू होने का प्रयास करेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जयराम जी की।